नमस्कार दोस्तों आज एक दिलचस्प घटना की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा और वो विवरण ऐसा है कि संवेदनशीलता की नई नई परतें उभर कर हमारे सामने आ जाती हैं। ये कहानी जो एक सत्य कथा पर आधारित है जो इसी माह में घटी, सितंबर महीने में। ये शुरू होती है एक आयशा नाम की एक औरत से। उम्र है 80 बरस और 80 बरस की उम्र में आयशा बेगम को तलाश है अपने खोए हुए परिवार की। आयशा की कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है इसलिए कि इसमें आईटी का रोल जो है, आधुनिकता का रोल, आधुनिकता की भूमिका, वो भी उस बेचारी बुजुर्ग के साथ बन गई है और उसी ने जो ये आईटी की भूमिका है उसने उसको एक नई दिशा दी है, उसको ज़िंदगी जीने का एक नया सलीका दिया है, एक नया तरीका दिया है। वो आप हैरान होंगे इस बात पे कि ऐसी घटनाएं भी आजकल घटती हैं। तो ये 80 बरस की आयशा ये बहावलपुर के पास एक गांव में रहती है और उसने अपनी कहानी जो है वो अपने ढंग से बयान की है। कहानी ये है मित्रों, जिसका कवरेज पाकिस्तान के अखबारों में बहुत ज़्यादा इन दिनों में चल रही है, कवरेज हो रही है और जिसकी कवरेज कुछ एक भारतीय अखबारों ने भी की है। किस्सा ये है कि आयशा बेगम उम्र 80 साल, बहावलपुर के पास एक गांव की रहने वाली, ये जब 13 बरस की थी भारत पाक विभाजन हुआ, दंगों के वक्त इसका पूरा का पूरा परिवार जो था वो भारत की ओर लपका कि हम लोग जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, अपने देश में पहुंच जाएं, अपने मुल्क में पहुंच जाएं। और रास्ते में ही क्या हुआ कि आयशा चलते चलते काफिले के साथ कई बार बच्चे छूट जाते हैं, तो आयशा कुछ कदम पीछे रह गई और एक कुछ गुंडों ने उसको उठा लिया, वहां से अपहरण कर लिया उसका। और मित्रों, विभाजन के वक्त उस वक्त विभीषिका ऐसी खतरनाक थी, उस वक्त ये भी था कि अगर काफिला जा रहा है तो कोई गुम भी हो गया, लापता हो गया है, तो इस उम्मीद में कि आगे जाके कहीं मिल जाएगा, वो लोग ज़्यादा तलाश नहीं कर पाते थे। पीछे दंगाई लगे हुए हैं, तलवारें गंडासे लिए हुए, और उस वक्त जान पर पड़ी होती है सबकी। काफिला आगे चला गया और आयशा पीछे छूट गई। आयशा का अपहरण कुछ गुंडों ने कर लिया। आयशा का नाम उस वक्त दफिया, क्योंकि घर में उन दिनों एक रिवाज था कि जब लड़कियां पैदा होने लगे तो उसके बाद लड़कियों के नाम कई बार उल्टे सीधे रख लेते थे, तो दफिया इसका नाम था मूल रूप से। और दफिया उर्फ आयशा दंगाइयों ने उठा ली और दंगाइयों ने उस आयशा बेगम को एक व्यक्ति ने उठाया। उसने थोड़ी दूर जाकर एक दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया, आयशा को बेच दिया और कीमत क्या रखी कि मैं छोटा मोटा किसान, मुझे एक बैल दे दो और ये लड़की ले जाओ। तो एक बैल के बदले आयशा का सौदा हुआ और आयशा मजबूरी में उस व्यक्ति के साथ चली गई जिसने बैल देकर अपहरणकर्ताओं से उसको छुड़ाया था। अब वहाँ कहानी बड़ा नया रूप लेती है। कुछ दिन तो उसने घर में रखा और उसके बाद उसको बकायदा उसका धर्म परिवर्तन किया गया और धर्म परिवर्तन के बाद उसे मुस्लिम बना दिया गया और मुस्लिम बनाने के बाद उस व्यक्ति ने उससे निकाह कर लिया। अब निकाह के साथ उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नए मोड़ पर आ गई। उसने बड़ा उन दिनों कोशिश की कि पता चल जाए भाइयों का या परिवार का, लेकिन किसी का पता नहीं चला। तो उसने मजबूरन मुकद्दर के आगे हथियार डाले और वो उस आदमी के साथ ज़िंदगी अपनी बसर करने लगी। उस व्यक्ति से आयशा के 7 संतानें हुई। 7 संतानों में 3 लड़के थे, 4 लड़कियां थी। वक्त यूं यूं बीतता गया, 4 लड़कियां अपने अपने घरों में चली गईं, उनकी शादी हो गई, निकाह हो गया। और जो 3 लड़के थे वो धीरे धीरे किसी न किसी हादसे का शिकार होते गए और तीनों लड़के एक एक करके कुछ ही बरसों में ख़त्म हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद आयशा बेगम के लिए, क्योंकि उसका जो ख़ाविद था, जो उसका पति था, वो पहले ही अल्लाह मियाँ को प्यारा हो चुका था, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी जो थी सिमट के रह गई। और उसके बाद उसने एक रूटीन बना लिया कि हर 14 अगस्त को, जिस दिन वो अपने परिवार से बिछड़ी थी, उस 14 अगस्त को वो एक चिराग लेकर एक पीर की दरगाह पर चढ़ाती और चिराग जलाने के बाद वहाँ दुआ कराती कि अल्लाह मियाँ मेरे पे रहम कर, और अब कम से कम मेरा और तो कोई रहा नहीं, लड़के जो हैं वो मुझसे बिछड़ चुके हैं, पति बिछड़ चुका है, और कम से कम मुझे अपने पुराने परिवार वालों से मिला दो।
और कई बार अकेले में बैठे जैसे बुजुर्ग औरतें, जैसे आप कहते हैं ना, विलाप करती हैं, तो वो रोती थी, बड़ी दाढ़ दाढ़ रोती थी कि ये अल्लाह मियाँ मेरी क्यों नहीं सुनता। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ का एक यूट्यूबर, यहाँ भूमिका आईटी की शुरू हो जाती है कि एक लोकल यूट्यूबर था वहाँ का, उससे जब उसकी दास्तान सुनी, उसका रोना धोना सुना, तो उसके मन में ये आया कि यार ये, उसका नाम था पाकिस्तानी यूट्यूबर का मोहम्मद आलमगीर। तो मोहम्मद आलमगीर ने पिछले साल यानी अगस्त, इन्हीं दिनों में अगस्त 2019 को उसने एक सोचा कि क्यों ना इस औरत का मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं और उस वीडियो को मैं आगे सर्कुलेट कर दूं, कहीं वायरल हो जाए तो शायद हो सकता है इसका कोई पिछड़ा भूला कोई ना कोई इसको मिल जाए। उसने यूट्यूब पर इसकी पूरी की पूरी फिल्म बनाई, उसके रोने धोने के सीन भी लिए और उससे जो दास्तान थोड़ी बहुत पूछी वो भी बयान कर दी और यूट्यूब पे वो स्टोरी डाल दी। अब हुआ ये कि दिल्ली में बैठा हुआ एक शख्स, जिसको आम तौर पर विभाजन की बहुत सारी कथाएं इकट्ठी करने का शौक था, उसको लगता था कि ज़िंदगी जो है ये, इस ज़िंदगी का एक पहलू ये भी है जिस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। उसको वो कहानी बड़ी दिलचस्प लगी और उसने उस कहानी के बेस पर कोशिश की कि अब किसी तरह से मैं उस औरत की कुछ मदद कर सकूं। उसने सहारा लिया गूगल मैप का, और गूगल मैप का सहारा लेकर उस गांव के एक आदमी से, जिस गांव में रहती थी आयशा बेगम, उस गांव के एक आदमी से संपर्क किया और यूट्यूबर से संपर्क किया कि यार किसी तरह इसका पूछो भी इसका परिवार कहाँ गया था। तो आयशा सिर्फ इतना ही बता सकती थी कि मेरा परिवार बीकानेर, कोई जगह है बीकानेर के आसपास कोई गांव है जिसका ताल्लुक मोरों से है। अब मोरों से जुड़ा हुआ गांव है, मुझे पता नहीं है कि गांव का नाम क्या है। मैं बच्चों का, अपने भाइयों का और भाइयों के बच्चों का नाम जानती हूँ। उसने भाइयों और भाइयों के बच्चों के नाम बता दिए कि ये है भाई मेरी कहानी, अल्लाह मियाँ सुन लेगा तो शायद मेरे भी कुछ मुकद्दर में कुछ बेहतर दिन देखने के लिए मुझे नसीब हो जाएं। और अब उस शख्स ने, आलमगीर ने, दिल्ली में रहने वाले आलमगीर ने उसके बाद कोशिश की कि इसको जैसे भी हो तलाश किया जाए। उसने बीकानेर के नज़दीक मोर के नाम से जितने भी कस्बे थे उन पे टिक किया और आखिर उसको एक गांव मिल गया मोरावाली के नाम से। अब मोरावाली में उसने, क्योंकि अपने यहाँ आईटी काफ़ी डेवलप हो चुकी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड भी मिल जाता है, उसने वहाँ का रेवेन्यू रिकॉर्ड खंगाला, उसमें उसके भाइयों के नाम डाले, तो पता लगा कि यहाँ कोई ना कोई मोरावाली गांव में ऐसे लोग रहते थे। अब उसने सोचा कि इसका कोई आगे सुराग मिला है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। उसने उसी गांव के एक शख्स को तलाश किया नेट के ऊपर ही, और वो एक भरत सिंह नाम का एक दुकानदार था जो अपना यूट्यूब अपना चलाता था, एक एसटीडी बूथ चलाता था। तो भरत सिंह ने, उसने गुजारिश की कि भाई मैं एक मुसलमान आदमी हूँ, मैं एक हिंदू औरत की मदद करना चाहता हूँ, तू मेरी मदद करेगा तो बात बन जाएगी। और इस तरह से तू पता कर कि ये मोरंग गांव में कोई ऐसा परिवार है जिस परिवार की विभाजन के समय कोई बच्ची जो है छूट गई हो या कोई लड़की छूट गई हो। तो भरत सिंह ने भी सोचा कि उसको कहानी बड़ी दर्दनाक सी लगी, तो उसने भी कोशिश की, उसने आसपास पता किया, आखिर पता लग गया कि एक परिवार है जिसकी एक बच्ची 13-14 साल की छूट गई थी। और अब वो परिवार के पास गया तो पता चला कि इसके भाई जो हैं वो सारे के सारे मर चुके हैं, उनके जो पोते हैं भाइयों के वो आगे ज़िंदा हैं। और पोतों से उसने पूछा तो पोतों ने कहा हमें हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि हमारी एक बुआ वहाँ छूट गई थी, इसके अलावा बाकी हमें पता नहीं चला। अगर पता लग जाए तो हम भी चाहते हैं कि वो निशानी है हमारे परिवार की और वो किसी ढब से हमें मिल जाए। अब उस शख्स ने थोड़ी सी और हिम्मत की, उसने व्हाट्सएप पे कॉल की उस यूट्यूबर को कि भाई तू जा उस औरत के पास जा और मेरी बात करा। और ये कुछ ही वक्फे में यूट्यूबर ने उस औरत के साथ जाकर उस परिवार की बात करा दी। अब दिक्कत यहाँ पर लैंग्वेज की आ गई, भाषा की, कि वो सारी उम्र रही बहावलपुर में, बहावलपुर के आसपास सिर्फ बहावलपुरी बोली बोली जाती है और कोई बोली वहाँ समझता ही नहीं था। खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं वो कोई और भाषा नहीं समझते। और ये जो उसके भाइयों का परिवार था ये मारवाड़ में चला गया था। अब मारवाड़ वालों की दिक्कत यह है कि वो सिवाय मारवाड़ी की और कुछ अनपढ़ जो लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो और भाषा कोई बोल नहीं सकते। और अंग्रेज़ी या कोई ऐसी भाषा उसको, आयशा को नहीं आती।
तो बीच में फिर एक गांव वाले बंदे ने कहा कि मैं कुछ मदद करता हूँ, मुझे थोड़ी सी बावलपुरी समझ में आती है। वो उसकी बात समझ के उन बच्चों को बताने लगा। जब उसको पता चला आयशा को कि मेरे बच्चों से बात हो रही है जिनको मैं तलाश कर रही हूँ, वो पागलों की तरह से फ़ोन को ही चूमने लगी और उधर उनकी भी बुरी हालत। तो दोनों के बीच में जिस भाषा ने काम किया वो थी आंसुओं की भाषा, रोने धोने की भाषा, जिसने उन दोनों को मिला दिया। अब मित्रों, बड़ी दिलचस्प घटना ये घटती है कि वो जो उसका विवरण है आयशा का बड़ा दिलचस्प है कि वो हर 14 अगस्त के दिन, जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, मुल्क बना था पाकिस्तान, 14 अगस्त के दिन वो अपने भाइयों की याद में वो चिराग भी जलाती, एक पीर की दरगाह पर जाकर वहाँ दुआएं भी पढ़ती, सारा कुछ। वो उसका बदस्तूर 73 वर्ष से लगातार ये रूटीन था कि उसने वो कभी चिराग जलाना उसने ठप नहीं किया और वो लगातार अपने भाइयों को याद करती रही थी। और अब जब उसे मिल गए तो अब दिक्कत ये है कि बीच में इतना फासला है, दोनों मुल्कों के बीच में इतनी कड़वाहट है कि किसी को वीज़ा मिलने का सवाल ही नहीं है। अब आयशा बेगम ने ये भी किया कि उसने लोकल जितने भी उर्दू के अखबार थे उन सब अखबारों में अपना बयान पूरा छपवाया बेबाकी के साथ कि मैं एक हिंदू और लड़की थी और इस तरह से मेरा अपहरण हुआ, फलां बंदे ने मेरा अपहरण किया और उसने फलां को बेचा, आखिर वो जो नेक बंदा था उसने मेरे साथ निकाह कर लिया और मैं, मेरा परिवार भी बन गया। लेकिन उसके बाद मैं अपने जहन से, अपने दिल से अपने भाइयों की याद को, अपने परिवार की याद को मिटा नहीं सकी। उसने सारी कहानी जो है वो सारी की सारी उर्दू अखबारों में छपवाई और उसने, वो खुद बताती रही कि मैंने न जाने कितने लोगों को घी के पीपे दिए हैं इस उम्मीद में, जितने मेरे पास पैसा था वो भी दे दिया, जेवर भी दिए कि कहीं से मेरे भाइयों का पता ले दो। लेकिन कोई भी चीज़, लोग घी तो पी के चले गए, पैसे भी ले गए, जेवर भी ले गए, लेकिन अता पता नहीं चला। अब जब अता पता चला तो वीज़ा की समस्या बीच में आ गई। अब उसने और वहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर वहाँ के भारतीय दूतावास से संपर्क किया है और दिल्ली वालों से भी संपर्क किया गया। बीकानेर वालों ने दिल्ली में विदेश मंत्रालय और यहाँ का जो पाकिस्तानी दूतावास है उनको गुजारिश की कि किसी तरह से हमें मिला दीजिए, हम बिछड़े हुए हैं, कम से कम एक बार मिल तो लें। तो ये किस्सा कहानी मित्रों भी चल रहा है इस दौर में अभी लगातार। वहाँ के लोग भी और यहाँ के लोग भी, बीकानेर के आसपास के लोग भी और उधर उस बहावलपुर के उस गांव के आसपास के लोग भी बड़ी शिद्दत से अपने अपने तौर पर, अपने अपने तौर तरीके से कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ये मुलाकात हो जाए, वीज़ा इसका लग जाए और एक बार कम से कम मिल लें और उसके बाद जो भी आगे होगा होगा। लेकिन इसकी आखिरी आरज़ू तो पूरी हो जाएगी इस औरत की, 80 साल की उम्र है, पता नहीं कब इधर उधर हो जाए। तो ये मित्रों दिलचस्प कहानियाँ, ऐसी असंख्य कहानियाँ हैं जो सत्य कथाओं पर आधारित हैं और ज़िंदगी को झंझोड़ती हैं कि आखिर क्या हुआ। वो भारत पाक विभाजन का किस्सा जिसके मध्य इतनी इंसानी ज़िंदगियां जो हैं वो पूरी उम्र के लिए दर बदर हो गई और अपने जहन में उस दर्द को छुपाए हुए वो अपनी ज़िंदगी काट रही हैं। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही। सोचिएगा इस पर कि दोनों मुल्कों के बीच कोई ऐसा रास्ता निकले, कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो कि जो बिछड़े लोग हैं कम से कम ज़िंदगी में एक बार मिल तो लें। शुक्रिया।